नहीं, चलो यहाँ से देखो, नहीं मैम। प्रीपोजिशन क्या होता है, आपको क्या करता है, इन एट यही सब होते हैं ना, इसे हम लोग हिंदी में यस पूर्व मैम। सर्ग, एक पूर्व सर्ग कहा जाता है। ठीक है मैम। जैसे आपने उपसर्ग प्रत्यय कभी पढ़े हो, आगे पीछे लगता है ना, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, ठीक है। तो इसी तरह पूर्व सर्ग में क्या है, यस मैम। जो लगाते हैं उसे कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, अच्छा, आगे थैंक यू मैम। आगे बढ़े आप, क्या यस कहाँ मैम, तक आगे बढ़िए। पहुंचे, कहाँ तक मैम पहुंचे। मैम राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, वहां तक। हाँ क्या था यहाँ पर, हाँ ये था ना कि परंतु अचानक एक दिन वहां मेरे जाली घर के पास पहुंचता है कौन, मोर, मोर के बारे में पता, मेरे घर के पास पहुंचता है और अपने झूले से उतर कर नीचे आ जाता है, वो अपने झूले पे झूल रहा था, उससे नीचे उतर आता है और पंखों को सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता है। वो क्या करता है, वो उसी तरह वेश में खड़ा हो जाता है, उसी तरह। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। अब क्या था कि जब भी मोर उस तरह भंगिमा में खड़ा होता था, उस तो मोरनी भी क्या करती थी, उसके चारों उसी तरह नाचना स्टार्ट कर दी थी। ये इनका एक क्रम बन गया था। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। मोरनी कह रही है कि प्रायः है मतलब कि कहीं ना कहीं पे क्या था, अगर मैं इस तरह से जाती थी तो कोई ना कोई विदेशी अतिथि मतलब और भी जीव जंतु थे, उस मेरे साथ आ जाते थे और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब मोर इस तरह से नाचता था, आप लोगों को पता होगा जब मोर नाचता है तो बहुत से लोग, अगर वहीं के एरिया के लोग हैं तो उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है कि नहीं, कि मोर जब नाचता है तो अच्छा लगता है, तो लोग देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं भी उसके साथ खड़ी थी, मोरनी कहती मैं भी तो उसके साथ खड़ी रहती थी, तो लोगों को क्या लगता था, उसी की तरह समझकर उन लोग आश्चर्यचकित होते थे कि मोर मोरनी क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, क्या था कि मोर नाचता था, मोरनी क्या करती थी, चारों ओर घूमती थी। लेकिन जब लोग उन दोनों को देखते तो ऐसा लग रहा था कि दोनों क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं एक साथ। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली, जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विश्व को खंड खंड कर सकता था। किसे उपाधि दी गई थी, मोर को, किस चीज की, जो नीलकंठ था उसे किस चीज की उपाधि दी गई थी, परफेक्ट जेंटलमैन की, ठीक है, इसकी उपाधि दी गई थी। तो और क्या लग रहा था, लेकिन ये कैसा है मोर, मोर कैसा होता है बता सकते हो, ये क्या करता है, सांप को खा जाता है या सांप के टुकड़े टुकड़े करता है, क्या है, जो एक विष से भरा हुआ, जहर से भरा हुआ सांप है, ठीक है। विष मतलब होता है जहर, ठीक। उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी। अब यहाँ पे मोरनी क्या कह रही है कि जो जिस चोंच से वो सांप को मारता है, उसी चोंच से मेरी हथेली से क्या कर रहा है, मेरी हथेली पर जो चने हैं उसे बड़ी कोमलता से उठाता है और क्या कर रहा है, हंसी भी आती है और विस्मय भी होता है। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और फलवती वृक्ष खाते थे।
वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना स्थिर हो उठता है कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। कोई दिक्कत मैम किसी को? आवाज कटने लगी आपकी। आवाज नो क्लियर है? मैम। किसी को नहीं है? मैम सही आ रही मैम से आवाज। आ रही है। मैम सही आ रही है। प्रीति मैम सही आ रही है। पढ़ो उसके आगे। वैभव तुम्हारी माइक में कोई दिक्कत है, ठीक है? प्रीति पढ़ो। नीलकंठ और राधा। पढ़िए बेटा। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उनकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद खेखा की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर अनुगूंज तीव्र से तीव्रता होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गरज कि बताया जा रहा है जो नीलकंठ है राधा है, ठीक है? जो मोर और मोरनी है, ठीक है, इनका क्या होता प्रिय होता था? मतलब कौन सी जो ऋतु है प्रिय रहती थी, तो वो कौन सी थी? वर्षा ऋतु होती है, ठीक है? जो आपका मौसम आता है तो उसमें इन लोग को कौन सा पसंद आता है? वर्षा का मौसम। क्यों? क्योंकि जब मेघ मेघ मतलब बादल जब आते हैं तो उनके आने से पहले इनको पता चल जाता है कि अब क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। और उनकी हवा से, किसकी, जब मेघ आते हैं बादल आते हैं, जब आसमान पे बादल छाते तो हवा नहीं चलती ठंडी ठंडी, तो इनको उससे पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है। और इनकी आहट पा लेती हैं और उनकी मंद केका मतलब जो इनकी आवाजें हैं, इनसे क्या होता है, जो गूंजे होती हैं वो तीव्र हो जाती है, तीव्र से भी और तीव्र, इसलिए तीव्रता लिखा है, ठीक है? होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान, मतलब जो बूंद, अब मेघ आए हैं, जाहिर सी बात है बारिश होने वाली है, तो ये क्या कर रहे हैं, उसमें एक पंक्ति बनने लगती है। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता है। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता है, बिजली जितनी अधिक चमकती है, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती है, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। क्या बताया जा रहा है कि जितनी अधिक बिजली अधिक होगी, बूंदों की जो रिमझिमाहट है, ठीक है, और केका का स्वर जितना है उससे क्या है, और बढ़ता जाता है, ठीक है? वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों को गीलापन दूर करते रहते हैं। जो उनके जब नाचते हैं वर्षा ऋतु में तो इनके पंख क्या होते हैं, गीले हो जाते हैं, या तो ये सुखाते हैं गीले पंख अपने, या फिर क्या करते हैं, उन्हीं बूंदों को चोंच से पी कर पानी पिएंगे और सुखाने लगते हैं। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह वे करुणा करता है। अब बेमेल स्वर कौन सा उठता है यह देखते हैं। एक दिन मुझे किसी कार के नखा जो बता रही हैं या जिसने लिखा वो बता रही हैं, एक दिन मुझे किसी कार से नखास होने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक दिया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक लेडी है वो क्या कर रही है, बता रही है कि जो बड़े मियाँ थे वो जा रहे थे और उन्होंने रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। वो क्या कहती है कि इस बार मैं किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी,
क्या संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ को विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। अब क्या है, ये फिर जा रहे थे वही चिड़ियाघर से जहाँ से वो सामान लेते हैं, मतलब जीव जंतु लेते थे, जो उनको पशु पक्षी लेते थे, उनको पसंद था। तो वो बता रहे मोरनी के समान ही क्या थी, एक राधा, मोरनी जो थी वो राधा की समान थी और वो उसके पैरों पर आ जाती है, ठीक है। उन उसके मुंह से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूट कर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषा मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी माँ ने बेचारी का क्या हाल किया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर उसे पटक देता, पर आपसे भी यह आदमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मैंने पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह टूट जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब से उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। उसका क्या नाम रखा गया? अब जो दूसरी मोरनी थी, जो दूसरी मोरनी थी, ये पहली है, ठीक है, दूसरी मोरनी जो थी इसका नाम अब क्या रखा गया? कुब्जा। ठीक, कुब्जा रखा गया। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित थी। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ गया। क्या थी कुब्जा? राधा जो थी मोरनी पहले वाली और जो मोर था वो दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन जो ये दूसरी मोरनी थी जब उन्हें साथ में देखती थी तो क्या करती थी, मारने के लिए दौड़ती थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा को कलगी नोच डाली, जो उसकी कलगी। वैभव आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ पर है? पेज नंबर 115 का फर्स्ट पैराग्राफ है। तो उस दिन ही मैंने बताया था कलगी इसे ही कलगी कहा जाता है ना। ठीक, तो उसे क्या करती थी, उसके कलगी को मार मार के क्या करती थी, चोंच से नोच डाली थी, उसको हटा दी थी, पंख नोच डाले थे। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। मोरनी तो पकड़ में आ जाती थी, लेकिन जो नीलकंठ था, मोर था, उससे दूर भागता था। वह उसके साथ रहना चाहती थी। कौन? जो दूसरी मोरनी थी वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था, वो उसके साथ पसंद नहीं करता था। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी। जो कुब्जा थी उसकी किसी से भी मित्रता नहीं थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर टूट जैसे पैरों से सब ओर सुला दिए। क्या हुआ, जैसे ही मोरनी को पता चला, किसको? कुब्जा मोरनी को पता चला कि राधा मोरनी ने 2 अंडे दिए हैं और उसे पता चलता ही उसको ढकेल देती है, उसके अंडे को क्या करती है, पैर से ढकेल कर चूर चूर करती है। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रशंसा का अंत हो गया। अब क्या हुआ, नीलकंठ से राधा की दूरी होने लगी और नीलकंठ क्या होने लगा, उदास रहने लगा। कई बार वह जाली घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। कौन? नीलकंठ जो था वो क्या किया, उसने क्या किया कि जाली घर से वो भाग आया और भाग कर कहाँ बैठ गया, जो शाखा थी उसके बीच में बैठ गया। जहां से बहुत पुचकार का मैंने उतारा, लेकिन जहां से यहाँ पे लेखिका बता रही है जहां से मैंने बहुत ही पुचकार का उतारा
एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता थी, उस तरह रौनक नहीं रह गई थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। जो जिसने लाया था उस मोरनी को, क्या कुब्जा मोरनी को जो लाया था, वो कहती है कि हो सकता है कि सभी जो यहाँ पे हैं, कौन पशु पक्षी हैं, उनमें क्या हो, मेल मिलाप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अंत में 3-4 मास मतलब महीने के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ जैसे खरगोश के पंख बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठा। तो वो क्या देखती है कि जो नीलकंठ है वो किस तरह से बैठा है, जिस तरह एक बार खरगोश के बच्चों को बैठाया गया था। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से जब खरगोश के बच्चे को क्या किया था, सांप ने चोट पहुंचाई थी तो उसको लेके बैठा था, तो उसी तरह ये क्या देखती है कि खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठा था और मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। अब क्या था, वह नीलकंठ मर चुका था। क्यों? क्यों का तो उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों की तप्त जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। देखो क्या बताया जा रहा है, मोर जो था वो मर चुका था। क्यों मर चुका था, इसका उत्तर तो नहीं है, लेकिन न उसको कोई बीमारी थी, न उसके रंग रूप में कोई चेंजेस था, और ना ही क्या था उसकी उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई। उसने क्या बताया कि मैं जिस प्रकार लाई थी उसको लपेट कर शॉल में संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार से उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। जब वो गंगा के बीच ला के उसे वो प्रवाहित किया तो उसने क्या देखा, उसके पंख भी बहुत सुंदर थे, सुनहरे थे। वो चंद्रिकाओं के बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का जो चौड़ा पाट था वो क्या होता है, एक मयूर के समान दिखने लगता है। उनकी जो तरंगे थी वो मयूर के समान लग रही थी। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट थी, कई दिन एक कोने में बैठी रही। जब नीलकंठ नहीं था तो मोरनी जो थी वो बहुत उदास हो गई थी राधा, और एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। वह कई बार भाग कर लौट आया था। अतः वो क्या, मोर कई बार भाग गया था ना, बताया गया था ना, एक बार शाखा में भाग गया था, एक बार खिड़की के पास। तो मोरनी को ऐसा लगता था कि शायद अब मोर आएगा। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाई रहती थी। हमेशा दृष्टि उसकी नजर उसी पर रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। अब जो ये कुब्जा थी वो खोजती है कि आखिर में नीलकंठ गया कहाँ। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खोलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। वो क्या करती थी कुब्जा, वो सभी जगह पे नीलकंठ को ढूंढती थी, लेकिन नीलकंठ नहीं मिला। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के जो 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस पर उसका कोलाहल देश प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की बात की जा रही है। जो महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षी प्रेमी भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को क्या था, इनसे बड़ा ही लगाव रहता था। इन महादेवी वर्मा ने इल्लू एक कहानी भी लिखी है, ठीक है, इल्लू पर भी। तो ये बता रही है ये कौन थी, जो जाली घर घर था, चिड़िया घर था, इन्हीं महादेवी वर्मा जी के बारे में ही बताया जा रहा था।
और ये जो 3 पक्षी थे उन्होंने बहुत ही अपना परिचय दिया। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है, आषाढ़ में जब वह आकाश मेघाच्छन्न हो जाता तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीर्थ करके नीलकंठ को बुलाती है। वो क्या कर रही है कि जब भी क्या राधा प्रतीक्षा करते, अब क्या थी, वो अकेले हो चुकी थी और आषाढ़ में जब भी बादल अब आता था वो क्या करती थी, अपने ऊंचे झूले पर जाती थी, अशोक की डाल पर जाती थी और अपने किसको बुलाती थी, मोर को बुलाती थी, अपने नीलकंठ को बुलाती थी कि काश हो सकता है नीलकंठ वापस आ जाए। लेकिन नीलकंठ तो मर चुका था, वो वापस नहीं आ सकता। तो ये कहानी समझ में आई, स्टोरी निबंध है, ठीक है। महादेव, तो महादेवी वर्मा को क्या था, बहुत ही पशु पक्षियों से बहुत ही लगाव था, प्रेम करती थी, ठीक है, उनका पालन पोषण वो खुद करती थी। बात समझ में आई आपको? तो इसमें की Yes, जो ma'am. और निबंध से और निबंध से आगे जो है आपके सभी क्वेश्चन आंसर जो आपका दिया गया है उसको पूरा कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन आंसर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, गलत पूछिएगा, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. कोई Yes, ma'am. दिक्कत किसी को की स्टोरी ना समझ में आई हो? ठीक, तो इसको पढ़िए, क्या नहीं आ रहा है समझ में, क्या आ गया है समझ में, स्टोरी तो बहुत अच्छी थी जैसे जहाँ तक है ना नीलकंठ। तो आपका जो बताया गया ये 10 बात से करेंगे। 10 से 15 तक आपका चैप्टर आना है, तो इसको आज कंप्लीट हो गया है। हाँ नेक्स्ट से मैम आप जानते हैं। नेक्स्ट से क्वेश्चन सर आप कर लीजिएगा पूरा, जो क्वेश्चन नहीं मिलेगा हमसे पूछ लें, ठीक है। चलिए टाइम भी ओवर हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में आप देखते हैं क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।